everybody, how's your studies going? Basically I'm so sorry, टाइम पे कल वाले टाइम पे नहीं आया है लेक्चर, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी है यार। NII का देख रही हूँ, अपनी PhD भी देखनी है, तो थोड़ा सा माफ़ करना। स्टार्ट करते हैं आज की बात से। शेपेरॉन्स तक हमने कर लिया, उसके बाद शेपेरॉन्स क्या करवा रहे थे? प्रोटीन फोल्डिंग करा रहे थे, तो हमें आज फोल्डिंग से ही स्टार्ट करना है। पहले आप मेरे लेक्चर को सुनोगे, मेरी बातों से कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, नोट से मैं फिर पढ़ाऊंगी, ठीक है? पहले ये वीडियो आएगा, ओके। तो अब लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन फोल्डिंग। होता क्या है कि जो आपका प्रोटीन फोल्डिंग है वो किसी केमिकल रिएक्शन की तरह नहीं होता कि एक A आया B आया C प्रोडक्ट बन गया। ये कॉन्फर्मेशंस के थ्रू होता है, तो इसे फिजिकल प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो वो फोल्डिंग जो है विद द हेल्प ऑफ या वाया कॉन्फर्मेशंस होती है। तो होता क्या है इस प्रोटीन फोल्डिंग में, अगर वो जानना है तो हमें ये तो देखना पड़ेगा कि प्रोटीन फोल्ड कैसे होती है। तो जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको पढ़ा था 1980 में, ही वॉज एनफिन्सन एक्सपेरिमेंट बोला जाता है इसको। तो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने बोवाइन पेनक्रियास से बेसिकली निकाला राइबोन्यूक्लियस ए उनने नेटिव फॉर्म में निकाला, यानी कि इट वाज ऑलरेडी फोल्डेड। उनने उसकी रीफोल्डिंग को स्टडी किया। तो अगर हमें फिर से फोल्डिंग देखनी, कोई चीज़ ऑलरेडी अगर फोल्डेड है तो कैसे आप पढ़ सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से बोलोगे कि चलो हम हेयर्स ओपन की ही बात करते हैं। जब आप ये हेयर्स बांधोगे, ठीक है, अब आपको देखना है हेयर्स ओपन, तो हम हेयर्स ओपन उसके बाद फिर से करेंगे ना, लाइक यू सी, वो प्रोसेस देखना है कि ये हेयर्स ओपन कैसे होते हैं अगर, ठीक है। तो सिमिलरली उनने फोल्डेड फॉर्म को पहले अनफोल्ड किया, फिर उसकी रीफोल्डिंग करवाई। अब अनफोल्डिंग मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अनफोल्डिंग मतलब डिनेचरेशन होता है, तो बेसिकली उन्होंने उसको डिनेचर किया। अब डिनेचर करने के लिए क्या क्या बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, क्या इंटरेक्शन है आपके प्रोटीन के पास, कोवेलेंट है, नॉन कोवेलेंट है, तो दोनों तोड़ने पड़ेंगे। तो दोनों तोड़ने के लिए दो एजेंट्स उठाए। पहला जो कि नॉन कोवेलेंट को तोड़ेगा वो था यूरिया मैंने आपको डिनेचरिंग एजेंट में पढ़ाया है, आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो यूरिया पहला उठाया, और दूसरा उठाया आपके कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। वो कौन सा उठाया? वो उठाया बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। अब आप सोचोगे कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ही क्यों उठाया? तो बेसिकली उनने पहले स्टडी किया कि जो राइबोन्यूक्लियस ए में टारगेट कर रहा हूँ, विच इज बेसिकली RNAs, अगर RNA दोगे तो उसको डिग्रेड कर देगा। RNA को डिग्रेड करने वाला एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। तो वही RNase A उठाया, उसके अमाइनो एसिड्स देखे कि कितने अमाइनो एसिड्स का वो बना हुआ है। उनको पता चला कि इसमें 4 जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट है। तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होना मतलब जो SH होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे इस हाथ पे SH लगा हुआ है, इस हाथ पे SH लगा हुआ है। अब ये हाथ नहीं जुड़ सकते, ठीक है। इसको आप H मानोगे, इसको आप S मानोगे, ठीक है। अब H मैंने अंदर कर दिया, यानी कि H हो सकते मैंने हटा दिया उधर से, तो ये हाथ दोनों पास आ गए। तो दिस इज SS बॉन्ड। वापस से अगर H बीच में आ जाएगा तो ये बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो उन्होंने वही किया कि SS बॉन्ड से आपके जो राइबोन्यूक्लियस है उसमें 4 बॉन्ड्स जो है वो जुड़े हुए हैं। देन व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने डिनेचरिंग एजेंट यूटिलाइज करके उसको तोड़ने की कोशिश की। क्यों तोड़ रहे थे? क्योंकि अनफोल्डिंग करेंगे तभी तो रीफोल्डिंग को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनने दोनों चीजें डाली, यूटिलाइज्ड बोथ यूरिया एज वेल एज बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। क्या हुआ? आपकी प्रोटीन कंप्लीटली डिनेचर्ड हो गई। डिनेचर मतलब क्या होता है कि प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक की सब खत्म। प्रोटीन के पास सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गई। देन व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने एक और मॉडिफिकेशन किया इसके आगे। ही रिमूव्ड, जो भी उनने -Me या फिर यूरिया हटाया था, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल और जो यूरिया डाला था मीडियम से, अब वो हटा दिया इस सेम प्रोटीन की रीफोल्डिंग देखने के लिए कि अब ये दिया था तो ये अनफोल्ड हो गया, यानी कि डिनेचर हो गया। अब ये चीजें हटा देता हूं जिनसे ये चीजें अनफोल्ड हुई थी, तो देखता हूं रीफोल्डिंग होती है या नहीं। तो रीफोल्डिंग हुई और कंप्लीटली नेटिव स्ट्रक्चर मिला, जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने निकाला था सेम स्ट्रक्चर मिला। अब वो कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने फोल्डेड फॉर्म में निकाला था। कभी आप ये सोचो कि उन्होंने फोल्डेड फॉर्म में ही क्यों निकाला था, बेसिकली तो वो नेटिव फॉर्म में ही निकलेगी जब उन्होंने पूरी प्रोटीन आइसोलेट की। तो वो फोल्डेड फॉर्म को और जब डिनेचर किया उसके बाद की फोल्डेड फॉर्म को कंपेयर किया उन्होंने, तो उन्हें पता चला कि ओके कंप्लीट फोल्डिंग हुई है। यहां से पहली कंक्लूजन आई थी एनफिन्सन एक्सपेरिमेंट की, विच सेज ऑल द इंफॉर्मेशन टू फोल्ड अ प्रोटीन इज कंटेन्ड इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी कि हर वो इंफॉर्मेशन जिससे मेरा प्रोटीन फोल्ड हो सकता है वो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में है।
उसको सेकेंडरी तक नहीं जाना, उसको टर्चरी तक नहीं जाना। ये सेकेंडरी टर्चरी बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स में है। तो दैट वाज द फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ योर एनफिन्सेंस एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैं फर्स्ट बोल रही हूँ तो पक्का सेकेंड कंक्लूजन भी रहा होगा। उसमें उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक फैक्टर को वेरी कराया, ठीक है। वो फैक्टर क्या था कि उनने बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को रिमूव कर दिया कि मैं अब क्या करूंगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को जो है वो फॉर्म होने दूंगा। क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या कर रहे थे, जब मल्टीमेरिक या ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्ड्स ऐसे बनने लगते हैं डाइसल्फाइड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में, जैसे कि सिस्टीन हो गया आपका, ठीक है। तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को रिमूव कर दिया, यूरिया को एज इट इज रखा। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि यूरिया अपना एक्शन शो करेगा। यूरिया डायरेक्ट एक्शन भी शो कर सकता है, इनडायरेक्ट एक्शन भी शो कर सकता है। इनडायरेक्ट एक्शन में क्या करता है, यूरिया जिस मीडियम में होता है उस मीडियम को मॉडिफाई करता है, यानी कि जो वाटर है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वेरी करा देता है। और डायरेक्ट एक्शन तो वो खुद एक्शन लेता ही है कि आपके जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस हैं उनको इंटरफेयर करे। तो यूरिया ने क्या किया कि वीक इंटरैक्शंस या नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस इनको नहीं बनने दिया, या आप मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने दिया। उसकी वजह से आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड तो बने, क्योंकि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल नहीं है अब मीडियम में, बट ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस इनकरेक्ट अमाइनो एसिड्स के बीच में बने। फॉर एग्जाम्पल पहले जो था वो अगर 1 और 4th अमाइनो एसिड के बीच में बन रहा था, तो अब ये 1 और 6 के बीच में बनेगा। यानी कि अगर वो स्ट्रेट या कोलिनियर बन रहा था तो अब वो डायगोनल बन रहा है, जिसकी वजह से उसके नेटिव स्ट्रक्चर पे, उसकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ा। तो यानी कि सेकेंड इन्फ्रेंस फ्रॉम एनफिन्सेंस एक्सपेरिमेंट केम आउट एज कि योर नॉन कोवेलेंट और हाइड्रोफोबिक और वीक इंटरैक्शंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट इंटरैक्शंस। यानी कि जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं उनका जो रोल है दैट इज वेरी हाई जब आपकी प्रोटीन बन रही होती है, क्योंकि कभी भी जो चीजें बहुत कम होती हैं उनका नंबर ज्यादा होता है तो उनका इफेक्ट भी ज्यादा होता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की पूरी नीड है ताकि हम अपने प्रोटीन को कंप्लीटली अच्छे से उसके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बना सकें। सिर्फ 2 कंक्लूजन आए एनफिन्सेंस एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। एनफिन्सेंस एक्सपेरिमेंट के साथ ही आएगी एक और प्रोसेस जिसकी बात कर रहे थे हम कि प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है। प्रोटीन फोल्डिंग, एनर्जी फनल। कुछ साल पहले एनर्जी फनल नहीं बात करते थे, बात ही नहीं होती थी इसके बारे में, क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग में कुछ प्रोसेस मिली सेकेंड में हो जाता है, मिली सेकेंड से भी कम में ट्रेस नहीं कर सकते थे, ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। अभी हमें पता चल गया है कि इनिशियली क्या होता है कि आपकी प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में है, बहुत ही ज्यादा एंट्रोपी है उसकी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस, कहीं भी घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, कोई भी कहीं भी जा रहा है, आप अरेंज कर दोगे तो उनकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट नहीं होता, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो अनफोल्डेड प्रोटीन होता है उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। तो एनर्जी फनल में एक फनल लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसमें एक्स आपकी y एक्सिस और x एक्सिस पे आप इस फनल को देखते हो, जिसमें पूरा का पूरा जो आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। तो सबसे पहले एक आपके डिस्क्रीट जो फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं वो ये एनर्जी फनल दिखाता है। अब ये क्वेश्चन CSIR भी डिमांड कर रहा है। तो होता क्या है, सबसे पहले अनफोल्डेड आया, अनफोल्डेड के बाद एकदम से विद इन मिली सेकेंड्स उसके हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर लेते हैं और आपस में स्टिक हो जाते हैं। जब वो आपस में स्टिक होते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कोलैप्स। आपका प्रोटीन अनफोल्डेड से फोल्डेड और अनफोल्डेड के बीच की स्ट्रक्चर ले लेता है। तो अगर वो अनफोल्डेड था, मैं कह रही थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो अगर ये बीच की स्टेज ले रहा है तो इसमें भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो बीच की स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आपस में कोलिज करते हैं तो और ये बहुत ही सडन होता है तो उसको बोलते हैं कोलैप्स। फॉर एग्जांपल आपने बुकों का एक स्टैक बनाया, अचानक से आप एक कॉपी निकाले थे, सब गिर गए, कोलैप्स। सिमिलरली अनफोल्डेड प्रोटीन थी, अचानक से फोल्ड हो गई, कोलैप्स। तो हाइड्रोफोबिक की अमीनो एसिड्स की वजह से कोलैप्स होता है, इसीलिए हाइड्रोफोबिक कोलैप्स। हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होते ही यहाँ पे बोला जाता है कि मोल्टेन ग्लोब्यूल स्टेज है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ना प्राइमरी जैसा है और ना ही टर्चरी जैसा है, यानी कि ना तो अनफोल्डेड जैसा है ना कंप्लीटली फोल्डेड जैसा है। मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दोनों के
इंटरमीडिएट ये स्ट्रक्चर है, तो इसको बोला जाता है मोल्टन, मेल्ट से आया है। कोई चीज मेल्ट होती है ना, पिघलती है ना, पानी जैसी बनती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो साइड चेन्स होती है वो मूवमेंट कर रही होती हैं। आपके अमीनो एसिड्स में साइड चेन्स पढ़ते हो, साइड चेन्स यहाँ पे क्या करती है, मूवमेंट करती है, तो फ्लोटिंग जैसा स्ट्रक्चर है मोल्टन ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो रहा है, इनसॉल्युबल नहीं हुई है अभी प्रोटीन, मोल्टन ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मोल्टन ग्लोब्यूल आगे बढ़ती है, डिस्क्रीट इंटरमीडिएट्स आते हैं, बहुत सारे कंफर्मेशंस लेने की कोशिश करती है। बेसिकली जैसे हम करियर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, फाइनली एक चीज पे जाते हैं, तो बहुत सारे कन्फर्मेशंस लेने की कोशिश करती है, वो होते हैं डिस्क्रीट इंटरमीडिएट्स। इसके बाद, इतनी प्रोसेस के बाद आपकी एक प्रोटीन फोल्ड हो पाती है, अपने नेटिव स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शनल स्टेज में आ सकती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई वो उसको नेटिव स्ट्रक्चर तक लाने के लिए हुई, क्योंकि नेटिव में ही वो फंक्शनल है। अगर आप बोलोगे कि मैंने राइबोन्यूक्लियेज ए के सारे अमीनो एसिड्स लगा दिए हैं, 145 या ऐसे ही अमीनो एसिड्स हैं उसमें, अगर आपने लगातार लाइन से लगा दिए हैं, तो मैं कहूंगी वो फंक्शनल नहीं है, वो एंजाइम नहीं बना है अभी। वंस इट विल फोल्ड ओनली देन इट विल एक्ट एज एंजाइम। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी उसकी, राइबोन्यूक्लियस ए के अमीनो एसिड से राइबोन्यूक्लियेज ए बनने की, यानी कि एक एंजाइम, एक फुल्ली फंक्शनल एंजाइम बनने की। तो ये हुआ आपकी फोल्डिंग, कंप्लीट फोल्डिंग होगी। प्रॉब्लम आती है इस फोल्डिंग से भी ज्यादा, जैसे जैसे फोल्ड होते जा रहा है वैसे वैसे इनसॉल्युबल होता जा रहा है। ठीक है, अगर फाइब्रस की बात करें, ग्लोबुलर है तो वो फोल्ड होके भी सॉल्युबल ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि वो इनसॉल्युबल, बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल हो गया, यानी कि फोल्डिंग के बाद भी एक स्टेज दिखती है विच इज एमाइलॉइड स्टेज। एमाइलॉइड्स क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन्हीं को आप प्रायंस बोलते हो। आप पढ़ते हो ना, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स बोलते हो आप। ठीक है, तो जो प्रियॉन्स आप बोलते हो वो होते हैं यही अनफोल्डेड प्रोटीन्स, यही एमाइलॉइड्स जो कि ऐसे डिजीजेस कॉज करती हैं, जैसे एल्जाइमर्स। एक टाइम के बाद भूल जाना, ये भी भूल जाना कि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, एड्रेस भूल जाना, बहुत छोटी से स्टार्ट होती है, जो चीज से वो स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं डिमेंशिया, और धीरे धीरे जिस तरफ हो जाती है उसे बोलते हैं एल्जाइमर्स। उसके बाद आती है स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज, आप पढ़ते होंगे BSEs, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज। तो ये होती है स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस इन योर ब्रेन, क्योंकि वो एमाइलॉइड्स क्या करती हैं, होल क्रिएट करती हैं ब्रेन में। तो स्पॉन्ज पढ़ते थे हम पॉरीफेरम में, उसके पास कैनाल सिस्टम होता था, होल्स होते थे उसके पास। सिमिलरली ब्रेन में होल हो जाते हैं, ह्यूमंस में भी होता है, बोवाइन, कैटल्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ये माना जाता है कि आपकी जो प्रोग्रेसिव डिसीजेज हैं, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ होती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है, लेकिन वो वर्स हो सकती है। टाइप 2 में भी आपके एमाइलॉइड्स का रोल देखा गया है, पार्किंसंस डिजीज में भी देखा गया है। मिसफोल्डेड प्रोटीन जहां देखी गई है वहां आपकी प्रोग्रेसिव डिजीजेस भी देखी गई है, क्योंकि वो आप ही की प्रोटीन है, आप ही की प्रोटीन आपको डिच कर रही है। वायरस तो कहीं से एंटर करता है ना आपकी बॉडी में, लेकिन आप ही की प्रोटीन मिसफोल्ड होकर आप ही को धोखा देना शुरू कर रही है, वो है प्रियॉन, इसीलिए वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं। ठीक है, अब इतने प्रॉब्लमैटिक हैं तो लाइक फोल्डेड के बाद ऐसा क्या हो जा रहा है जो ये इतने पावरफुल हो जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, बीटा शीट स्ट्रक्चर रखते हैं, अपना मैक्सिमम स्ट्रक्चर इनका बीटा शीट स्ट्रक्चर है। दूसरे मिसफोल्डेड प्रोटीन के लाइक आधा फोल्ड हुआ था, कोर में बहुत ज्यादा बीटा शीट प्रेजेंट था, दो ऐसे अनफोल्डेड प्रोटीन पास आ जाते हैं और वो एमाइलॉइड्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, प्रायॉन्स की प्रॉब्लम ये है, प्रायॉन्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, प्रायॉन्स वैसे ही प्रोटीन को जन्म दे सकते हैं, तो वो प्रोपेगेटिंग होती है। ये एक साइकिल है जो कि इट विल नेवर एंड, इसीलिए वो डॉक्टर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। तो हमने क्या समझा कि प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन फोल्डिंग बताई थी एनफिंसन ने जब प्रोटीन फोल्डिंग पूरी बता दी कि अच्छा हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और आपका जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी है कोवेलेंट इंटरेक्शन बनने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा अच्छा ये प्रोटीन फोल्डिंग अगर हुई तो हुई कैसी, एनर्जी फनल डायग्राम, unfolded, molten globule, discrete intermediates, folded and then amyloids। ठीक है, हमने एनर्जी फनल पढ़ा, हम मोल्टन ग्लोब्यूल तक गए, हम फोल्डेड तक गए, फोल्डेड के बाद हम अमाइलॉइड्स पे आए, तो अमाइलॉइड्स पे हमने प्रायॉन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी, इतनी कहानी को सुनिए और एटलीस्ट ऐसे पढ़िए कि आपके दिमाग में कनेक्शन बैठे। आप मुझे बताना अगर आपको अच्छा लग रहा हो ऐसे पढ़ने में, इसके बाद मैं नोट्स वाली वीडियोस डालती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।